तो आज के इस नए सत्र में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं, जब हम अनुवाद करते हैं, सामान्य अनुवाद में हम छोटी छोटी गलती करते हैं और ये गलती हमारे लिए भारी पड़ती है। किस तरह की गलती करते हैं? ये जो गलती होती है वह टेंस संबंधित गलती होती है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक वाक्य यहाँ लिख दिया, राम गया। दूसरा वाक्य मैंने लिखा, राम गया है। राम गया है, ये दो वाक्य आप ले लेते हैं। ऐसे दोनों वाक्यों का अनुवाद जब आपको करना होगा तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, नियम ये कहता है कि राम गया मतलब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब अंग्रेजी के नियम के अनुसार ही है और हिंदी के नियम के अनुसार भी है। तो यहाँ हम लिखते हैं राम और गया का वेंट लिखते हैं। लेकिन जब गया के साथ है लग जाता है तो हम इस वाक्य का अनुवाद करते हैं, राम हैज़ गॉन। अब देखिए, इन दोनों वाक्यों में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? इसमें है आ गया है। सिर्फ है आ जाने से वाक्य का टेंस बदल जाता है। राम गया ये पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप लोग दोनों टेंस के बारे में जानते हैं। कुछ लोग पास्ट सिंपल भी कहते हैं या सिंपल पास्ट। राम गया या ये अगर कहीं किसी वाक्य में लगा हो और ये हेल्पिंग वर्ब है ना हो तो वह पास्ट इंडेफिनिट माना जाता है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा तो आपको पता है कि इसमें इज़, एम, आर, वॉज, वेयर का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन ये जो राम गया है अगर प्रयोग होता है, इसका मतलब है कि काम पूर्ण हो चुका है। यदि आप हिंदी व्याकरण का नियम देखें तो हिंदी व्याकरण में पूर्ण वाक्य कहते हैं या पूर्णभूत कहा जाता है। तो पूर्णभूत काल को ही इसमें हम मान के चलते हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। परफेक्शन का मतलब काम पूर्ण हुआ। तो राम गया है, या इसको दूसरे अर्थ में लिखें हम, राम जा चुका है। राम जा चुका है। ये दोनों वाक्य देखने में अलग ढंग के लगते हैं, लेकिन प्रकृति के अनुसार दोनों वाक्य एक हैं। और ये जो चुका है इसी के लिए गया है लिखा गया है, और जहाँ चुका है, चुकी है, चुके हैं लिखते हैं, वहाँ हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं वाक्य में। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अंतर। मुझे लगता है यह जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो आइंदा फिर ऐसी गलती नहीं होगी। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया इसकी पहचान है कि गया या अर्थात वर्ब के अंत में या लगा होता है, और इसमें वर्ब में, वर्ब अर्थात कर क्रिया में या के बाद एक हेल्पिंग वर्ब भी रहता है या हैं जो रहेगा। और अगर आप उसके और अन्य रूप देखना चाहें तो इसमें चुका है लगा होगा, मतलब काम परफेक्टली पूरा हुआ। अब इसी तरह से यह तो एक प्रकार हो गया। जैसे अगर मैं कहूं कि सूरज उग गया, इसे मैं अगर लिखूं सूरज उग गया, सूरज उग गया, इसका क्या करेंगे हम? अगर हम लिखते हैं सूरज उगता है, सूरज उगता है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूप, सूरज उगता है। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो सूरज उगता है, ये द सन लिखेंगे, द सन क्या, राइजेज, RISE, राइज, और चूंकि ता है इसमें तो राइजेज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्लास में आपको बता चुका हूं। तो द सन राइजेज। अब इसका जब पास्ट रूप लिखना है तो द सन उसी रूप में रह जाता है, द सन उग गया, उग गया का रोज लिखा जाएगा। यहाँ रोज का मतलब गुलाब भी होता है और ये रोज का मतलब उग जाना या जग जाना होता है। तो इसी तरह से अगर दूसरा वाक्य आपके पास आए कि राजा ने पढ़ लिया, जैसे दूसरा वाक्य मैं लिखूं कि मैंने किताब पढ़ लिया या राजा ने पढ़ लिया।
अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि मैंने किताब पढ़ लिया, किताब पढ़ लिया। अब इस वाक्य का आप जब अनुवाद करने जाएंगे तो मैंने के लिए आई, वर्ब पढ़ लेना के लिए क्या है, रीड, उसकी स्पेलिंग एक ही होती है, और उसके बाद द बुक ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर लिया के साथ में आप है भी जोड़ा हुआ पाते हैं तो फिर यहाँ आपको हैज़ और हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। हैज़ या हैव में से जो विकल्प अच्छा लगे वो चुनना है, और इस तरह से आई हैव रेड द बुक, मैंने यह किताब पढ़ लिया है। तो ये दो अंतर अक्सर हम गलत करते हैं। मुझे लगता है कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ, अगर इसको फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करना है आपको, सिंपल सा है, उग गया, इसमें है नहीं लगा है, लेकिन यहाँ है का प्रयोग होता है या चुका है का प्रयोग होता है। यह पहला सूत्र है। ऐसी गलती हम लोग दोबारा ना करें। मुझे लगता है कि आज के इस सत्र के बाद आप भी ऐसी गलती करने से बचेंगे। अब यहाँ एक और चीज़ देखने वाली बात है। देखिए मैंने लिखा है ऊपर भूतकालिक समय सूचक शब्द। भूतकालिक समय सूचक शब्द क्या हैं? भूतकालिक मतलब जो काम बीत गया है, ऐसे समय, विगत काल, कल, बीते हुए कल, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 दिन पहले, ये भूतकालिक समय सूचक शब्द हैं। ऐसे शब्दों का जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। ये 2 वाक्य मैंने लिखा है। देखिए मैंने लिखा है मैंने कल रमेश को देखा, और दूसरा वाक्य मैंने लिखा है मैंने रमेश को देखा। इन दोनों वाक्यों का अनुवाद कैसे करेंगे? चलिए आप लोग प्रयास कर चुके, अब मैं बताता हूँ। मैंने रमेश को देखा, मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट में है, तो मैंने के लिए आई, उसके बाद सा मतलब देखा, सी सा सिन, ठीक है, तो ये पास्ट रूप। सेकेंड रूप लगाया, आई सा किसको देखा, रमेश। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगाया हमने। इसके बाद अब आता है मैंने कल रमेश को देखा। कल देखा अर्थात ये जो कल शब्द है यह भूतकालिक क्रियासूचक शब्द है। तो भूतकालिक शब्द जो हैं उन ऐसे वाक्यों में अगर ये रहे मैंने कल रमेश को देखा या मैंने देखा है, चाहे कुछ भी हो, ये हो या ये हो, दोनों होने के बावजूद ऐसे वाक्यों का अनुवाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में किया जाएगा। तो यहाँ अगर आप लिखते हैं आई हैव सीन, क्योंकि आपने देखा यहाँ है लिखा हुआ है, आई हैव सीन के साथ आप लिखते हैं तो यह वाक्य आपका गलत हो जाता है। आपको इस वाक्य का जब अनुवाद करना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा आई सॉ रमेश कब देखा, यस्टरडे। इस तरह से आप इस वाक्य का अनुवाद करेंगे, अन्यथा आपका यह वाक्य गलत हो जाएगा। दोस्तों देखा आपने कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक मामूली सा अंतर, एक धागे के समान अंतर है। लेकिन अगर ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी तो ये समझ लीजिए कि आपका अनुवाद एकदम गलत हो जाएगा, और वो तब जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, या फिर ये कह लीजिए कि खुद ही जानबूझ के गड्ढे में गिरना हो गया। अगर ये सूत्र आपको याद रहे तो आने वाले समय में आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। आज का यह सूत्र यही समाप्त करता हूँ। अगले सत्र में फिर हम चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस